नवंबर 2025 में कौन से लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये जो दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं इनका नाम है तुंगबुक और पुंगटोंग पुलित। ये लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, याद रखिएगा। सिक्किम से आने वाली लेप्चा ट्राइब के दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कौन कौन से दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो जिसको जीआई टैग मिला है वो है तुंबुक, जो कि एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। और दूसरा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है लेप्चा ट्राइब का जिसको जीआई टैग मिला है वो है पुमतुंग पुलित। पुमतुंग पुलित, इसको आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। पुमतुंग पुलित जो है आपको बस याद रखना है कि ये एक बैम्बू फ्लूट है और लेप्चा ट्राइब द्वारा बनाई जाती है, जिसको हाल में ही जीआई टैग अवार्ड दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। टुंगबुक जो है ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है और पुमतुंग पुलित जो है ये बैम्बू फ्लूट है। ठीक है, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स आप याद रखिएगा। और ये कहाँ की ट्राइब, कौन सी ट्राइब बनाती है ये? तो ये लेप्चा ट्राइब बनाती है। और लेप्चा ट्राइब कहाँ की है? तो ये सिक्किम की लेप्चा ट्राइब है। जीआई रजिस्ट्रेशन कैटेगरी क्या है? तो हमने देखा ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में इन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है। वॉलमार्ट के सीईओ के पद के लिए डग मैकमिलन का स्थान कौन ग्रहण करेगा? तो जॉन फर्नर हैं जो कि नए सीईओ होंगे वॉलमार्ट यूएस के, और ये स्थान ग्रहण करेंगे डग मैकमिलन का। वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन रिटायर कर रहे हैं और उनकी जगह लेंगे जॉन फर्नर। तो जो करंट सीईओ है वो है डग मैकमिलन, ये रिटायर करेंगे 31 जनवरी 2026 को। नए सीईओ जो होंगे वो होंगे जॉन फर्नर। इनकी इफेक्टिव डेट ऑफ लीडरशिप जो होगी वो 1 फरवरी 2026 से शुरू होगी। जो डग मैकमिलन है वो एडवाइजरी रोल पे रहेंगे और 2027 तक कंटिन्यू रहेंगे। डग मैकमिलन जो सीईओ बने थे वॉलमार्ट के वो फरवरी 2014 में बने थे और 12 साल से सीईओ थे ऑलमोस्ट। नवंबर 2025 में भारत के किस इंस्टीट्यूशन ने एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ मेजर्स अनाउंस किए हैं? तो एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ मेजर्स अनाउंस किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्कीम रिलीज की है जिसका नाम है ट्रेड रिलीफ मेजर्स 2025, जिसके अंतर्गत कुछ रिलीफ मेजर्स अनाउंस किए गए हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, जैसे कि लोन मोराटोरियम हो गया और क्रेडिट एक्सटेंशन हो गए। पहले देख लेते हैं कौन कौन एलिजिबल बोरोवर्स होंगे। तो एक्सपोर्टर्स जिनके पास स्टैंडर्ड अकाउंट्स है 31 अगस्त 2025 तक, वो जो है ट्रेड रिलीफ मेजर्स 2025 के अंतर्गत एलिजिबल बोरोवर्स हो जाते हैं। लोन मोराटोरियम पीरियड की बात करें ट्रेड रिलीफ मेजर्स के अंदर, तो 1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक जो है ट्रेड रिलीफ मेजर्स में लोन मोराटोरियम पीरियड रहेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट टेनर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो पहले 270 दिनों का था, अब 450 दिनों तक का लोन सैंक्शन कर दिया गया है टिल 31 मार्च ऑफ 2026। एक्सपोर्ट्स प्रोसीड की बात करें तो एक्सटेंड कर दिया गया है फ्रॉम 9 मंथ्स टू 15 मंथ्स। खैर इतना ये रिलेवेंट नहीं है, ये बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इतना ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है। ये सिर्फ आप दो बातें याद रखिएगा जनरल एग्जाम्स के लिए, लोन मोराटोरियम पीरियड और एलिजिबल बोरोवर्स कौन कौन है, और ये रिलीफ जो मेजर्स हैं ये किसके द्वारा, किस इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एलिजिबल सेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो टेक्सटाइल गारमेंट्स, लेदर फुटवेयर, केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, आयरन एंड स्टील। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की पार्टनरशिप समिट 2025 का 30वां संस्करण 30th एडिशन विशाखापट्टनम में किसने इनॉग्रेट किया है? तो वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने इनॉग्रेट किया है पार्टनरशिप समिट, जिसको आयोजित किया जा रहा है विशाखापट्टनम में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा। 14 नवंबर और 15 नवंबर 2025 के बीच में CII मतलब कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का पार्टनरशिप समिट 2025 आयोजित किया गया और इसका ये 30वां संस्करण था। कहाँ पे आयोजित किया गया? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है और इसमें चीफ गेस्ट जो थे वो थे वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन जी। थीम की बात करें CII पार्टनरशिप समिट की, तो इसकी थीम थी टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड ट्रेड नेविगेटिंग द न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, तो याद रखना है, बहुत अच्छी थीम है, टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड ट्रेड नेविगेटिंग द न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर। ऑर्गेनाइजर्स कौन कौन से थे? तो ऑर्गेनाइजर पहले तो हमने देखा ही, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। और याद रखिएगा चीफ गेस्ट कौन थे? तो वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन जी जो हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो चीफ गेस्ट रहे हैं CII पार्टनरशिप समिट 2025 के। पेटेंट फाइलिंग्स के टर्म्स में ग्लोबल रैंकिंग क्या है इंडिया की? तो इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग है 6th लार्जेस्ट, मतलब 6th रैंकिंग है इन पेटेंट फाइलर इन द वर्ल्ड। इसकी जानकारी दी गई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। टोटल पेटेंट फाइल जो किया गया है वो 64,000 किया गया है इंडिया द्वारा।
ओडिशा के कौन से दो बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है साल 2025-2026 में? तो ये दो जो बीच हैं ये हैं सोनापुर बीच और पुरी गोल्डन बीच, जहां पे जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है, और ये ओडिशा के दो बीच हैं, याद रखिएगा। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है ओडिशा के दो बीच को। पहला बीच है सोनापुर बीच और दूसरा बीच है गोल्डन बीच या पुरी गोल्डन बीच। कौन सी सर्टिफाइंग बॉडी है? तो ये आपको पता होगा, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, डेनमार्क की डेनमार्क बेस्ड बॉडी है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है फी और फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। इनके द्वारा अवार्ड किया जाता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। सोनपुर बीच की बात करें या सोनापुर बीच की बात करें तो तीसरी बार कंसेक्यूटिवली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है सोनापुर बीच को, और ये लोकेटेड है बहुदा रिवर और बे ऑफ बंगाल के कॉन्फ्लुएंस पे। ठीक है, तो ये हल्की सी इसकी लोकेशन याद रखिएगा। फिर देखिए कौन सा बीच मिला है, गोल्डन बीच। जनरली गोल्डन बीच पूछा जाता है, क्योंकि अगर पूरी गोल्डन बीच लगा देंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये ओडिशा का बीच है, इसलिए जनरली एग्जाम्स में गोल्डन बीच पूछा जाता है, गोल्डन बीच की लोकेशन पूछी जाती है। तो गोल्डन बीच जो है 7th कंसेक्यूटिव टाइम जो है इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। सोनापुर को 3rd कंसेक्यूटिव सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है, और गोल्डन बीच को जो पुरी में स्थित है वो 7th कंसेक्यूटिव टाइम जो है अवार्ड किया गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से। ब्लू फ्लैग क्राइटेरिया की बात करें तो 33 पॉइंट्स जो होते हैं मिलते हैं फॉर वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सेफ्टी, इको एजुकेशन एंड अवेयरनेस। इंडिया की बात करें तो साल 2025-2026 में इंडिया के 13 बीचेस को रिकॉग्नाइज किया गया है और 12 बीचेस को फुली सर्टिफाई किया गया है, इंक्लूडिंग सोनापुर एंड पुरी गोल्डन बीच। विजन 2047 के अंदर इंडिया क्या प्लान कर रहा है बिल्ड करने के लिए इंडियन ओशन में? तो इंडिया प्लान कर रहा है दुनिया का डीपेस्ट अंडर वाटर रिसर्च लैब। कितनी गहराई पे? 6000 मीटर्स की डेप्थ पे जो है प्लान किया जा रहा है इंडिया का डीपेस्ट अंडर वाटर रिसर्च लैब अंडर विजन 2047। कहां पे? इंडियन ओशन में। इंडिया द्वारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वर्ल्ड्स डीपेस्ट अंडर वाटर लैब। डेप्थ की बात करें तो हमने आपको बताया 6000 मीटर्स की डेप्थ होगी। पायलट मॉड्यूल पे शुरू किया जाएगा 500 मीटर्स तक के लिए। टारगेट ईयर क्या है? तो बाय 2047 ये है फुली ऑपरेशनल हो जाना है। तो इंडिया के 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस पे जो है पूरी तरीके से ये वर्ल्ड का डीपेस्ट अंडर वाटर रिसर्च लैब ऑपरेशनल हो जाएगा। कंपैरिजन की बात करें तो एकमात्र एग्जिस्टिंग लैब है जो अंडर वाटर, वो है यूनाइटेड स्टेट्स का एक्वेरियस रीफ बेस, जो कि सिर्फ 19 मीटर पे है। तो यूएस जो है 19 मीटर पे है और इंडिया प्लान कर रहा है 6000 मीटर अंडर वाटर रिसर्च लैब। डिजाइन फीचर्स की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, तो प्रेशर रेजिस्टेंट टाइटेनियम यूज किया जाएगा, कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स यूज किए जाएंगे, 360 डिग्री ऑब्जर्वेशन पैनल होंगे, लैब कंपार्टमेंट्स, डॉकिंग बेस, अंडर वाटर कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, कुछ ये चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। मिशन अलाइनमेंट की बात करें तो ये पार्ट है विजन 2047 का एंड डीप ओशन मिशन, जिसको समुद्रयान मिशन के नाम से भी जाना जाता है। नवंबर 2025 में 98 वर्ष की उम्र में कौन सी एक बॉलीवुड वेटरन एक्ट्रेस का निधन हो गया है? तो ये है कामिनी कौशल जी। आपने इनको मूवीज में देखा होगा। इनका निधन हो गया है 98 वर्ष की उम्र में। ये इनका जन्म हुआ था 1927 में। इनकी पहली मूवी थी नीचा नगर, जो 1946 में आई थी। कौन सी कंट्री ने टॉप किया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 193 डेस्टिनेशंस में एक्सेस के साथ? तो ये कंट्री है सिंगापुर, जिन्होंने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में टॉप किया है, टॉप रैंकिंग पाई है, जहां पे 193 डेस्टिनेशंस जो है फ्री एक्सेस प्रोवाइड करते हैं सिंगापुर के सिटीजन्स को। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा पब्लिश किया गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, जिसके अंतर्गत फर्स्ट रैंक गई है सिंगापुर को, जहां पे 193 डेस्टिनेशंस जो है वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। सेकंड रैंक बात करें तो साउथ कोरिया के, जिन पे 190 डेस्टिनेशंस को प्रोवाइड कराया जाता है फ्री एक्सेस, मतलब बिना वीजा के आराम से जा सकते हैं, वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराया जाता है। तो 190 डेस्टिनेशंस ऐसे हैं जो कि साउथ कोरियन के सिटीजन्स को क्या करते हैं, वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। और फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है सिंगापुर। थर्ड रैंक की बात करें तो जापान जो है वो थर्ड रैंक पे है विद 189 वीजा फ्री डेस्टिनेशंस, एक्सेस डेस्टिनेशंस। तो 189 कंट्रीज हैं दुनिया में जो कि जापान के सिटीजन्स को अलाउ करते हैं वीजा फ्री एक्सेस। बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की, तो हमारे प्यारे भारत की रैंक है 85th। ठीक है, 85th रैंक है। और कितनी वीजा फ्री एक्सेस अलाउड है? तो 57 कंट्रीज जो हैं वो वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस प्रोवाइड करती हैं इंडियन सिटीजन्स को। रैंक चेंज की बात करें तो 2024 से थोड़ा सा घट गया है, 5 स्पॉट नीचे आ गए हैं और अब जो रैंक है वो है 85th। इससे पहले 2024 में जो रैंक थी वो 88th थी, अब क्या हो गई है? अब 85th हो गई है।
मैन पोर्टेबल ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये डेवलप किया गया है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी विशाखापट्टनम द्वारा। याद रखिएगा, मैन पोर्टेबल ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स MPAUVs जो है डेवलप किया गया है विशाखापट्टनम में नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी द्वारा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाली नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी जो विशाखापट्टनम में बेस्ड है, इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है मैन पोर्टेबल ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स MPAUVs। इसका प्राइमरी यूज क्या होगा? तो माइन को काउंटर मेजर करने के लिए ये ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे। की फीचर्स की बात करें तो लाइट वेट और पोर्टेबल है, AI एनेबल्ड है, ऑटोनमस मल्टी AUV कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करेगा और रैपिड थ्रेट को डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सिस्टम का नाम क्या है, किसने डेवलप किया है और इसकी पेरेंट एजेंसी कौन है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जनजाति गौरव दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है और किसके सम्मान में ये ऑब्जर्व किया जाता है? जनजाति गौरव दिवस, तो जनजाति गौरव दिवस ऑब्जर्व किया जाता है हर वर्ष 15 नवंबर को, और ये ऑनर करता है, सम्मान करता है भगवान बिरसा मुंडा जी का, जो कि एक ट्राइबल हीरो रहे हैं। 15 नवंबर को हर साल जनजाति गौरव दिवस आयोजित किया जाता है। किसको कमोमरेट करता है, किसको सम्मान में बना है ये? तो भगवान बिरसा मुंडा जी हैं, जिनको धरती आबा के नाम से जाना जाता था, जिनका जो टाइम रेंज है वो है 1875 से 1900। इनकी याद में ये जनजाति गौरव दिवस आयोजित किया जाता है। मेजर मूवमेंट अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, उलगुलन मूवमेंट जो है भगवान बिरसा मुंडा जी द्वारा शुरू किया गया था, जो कि एक ट्राइबल रिवोल्ट था अगेंस्ट ब्रिटिश एंड जमींदारी ऑपरेशन। इसको शुरू किया गया था 1899 से 1900 तक, तो लगभग साल भर चला था उलगुलन मूवमेंट, जिसको चलाया गया था भगवान बिरसा मुंडा जी द्वारा। अर्ली लाइफ की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो इल्हातू, छोटा नागपुर प्लेटू के पास जगह थी, वहां पे हुआ था। ठीक है, बिरसायत मूवमेंट चलाया गया था जहां पे ट्राइबल आइडेंटिटी को रिवाइव किया गया है, सोशल रिफॉर्म्स लाए गए हैं, अल्कोहल कंजम्पशन पे बैन लगाया गया है, ब्लैक मैजिक को रिजेक्ट किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो चला, इंपॉर्टेंट मूवमेंट के अंदर जो कुछ रिफॉर्म्स थे उसकी बात होती है। लेगेसी की बात करें तो बिरसा मुंडा जी के नाम पे एयरपोर्ट है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, भगवान बिरसा मुंडा ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम भी है। 2024-2025 में 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई थी बिरसा मुंडा जी की। 2025 के बिहार असेंबली इलेक्शंस में फीमेल टर्नआउट रेशियो कितना रहा है? तो फीमेल टर्नआउट जो परसेंटेज रहा है वो रहा है 71.6% का, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो याद रखिएगा, बिहार असेंबली इलेक्शंस में फीमेल वोटर टर्नआउट जो रहा है वो 71.6% का रहा है। 2025 के बिहार असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो टोटल सीट्स जो थी वो 243 सीट्स पे बिहार असेंबली इलेक्शन कंडक्ट किया गया था और मेजॉरिटी मार्क था 122। विनिंग अलायंस जो रही है आपको पता होगा एनडीए है, जिन्होंने 202 सीट हासिल की हैं, जिसमें बीजेपी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, जिनके पास 89 सीट्स आई हैं। सेकेंड नंबर पर रही है जदयू, जनता दल यूनाइटेड, जिन्होंने 85 सीट्स जो है अर्जित की हैं। एनडीए के और पार्टनर्स जैसे कि लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जी वाली पार्टी, वहां पे उनको 19 सीटें आई हैं। महागठबंधन सीट्स की बात करें तो आरजेडी के पास 25 सीट आई हैं और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 6 सीटें आई हैं। फीमेल वोटर टर्नआउट की बात करें तो बिहार की हिस्ट्री में ये हाईएस्ट फीमेल वोटर टर्नआउट रेशियो है 71.6% का। पहली बार बिहार असेंबली इलेक्शंस आयोजित किए गए थे साल 1951-1952 में। हरियाणा स्टेट विमेन कमीशन की ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग क्रिकेटर रही है शेफाली वर्मा जी, इनको नियुक्त किया गया है हरियाणा स्टेट विमेन कमीशन की ब्रांड एम्बेसडर।